Hello everyone, welcome back to my channel. This is your Shobhi ma'am. This is the second video of the chapter Indian Economy on the Eve of Independence. अभी तक हम लोगों ने हमारे इस चैप्टर की वीडियो में कवर अप किया था कि किस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द अदर पॉइंट्स. So today we are going to start with our next topic is about the industries कि हमारा इंडस्ट्रीज का क्या स्ट्रक्चर रहा है इंडिपेंडेंस के टाइम पे. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, जब हमारे इंडिया इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारा इंडियन हैंडीक्राफ्ट सिस्टम वर्ल्ड वाइड फेमस हुआ करता था. बढ़िया तरीके से हमारे यहाँ से हैंडीक्राफ्ट चीज़ों का एक्सपोर्ट हुआ करता था पूरे आउटसाइड, पूरे वर्ल्ड में हमारे यहाँ पर. ठीक है. अब ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग देखें, जब ब्रिटिशर्स आए ना, उन्होंने बहुत चालाकी से हमारे यहाँ सारा सिस्टम खत्म करा. देखते हैं क्या क्या चालाकियाँ उन्होंने चली. सबसे पहला उन्होंने यहाँ पे हमारे पास क्या करा, डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट. नहीं भैया, सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन था यहाँ पर. सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, उन्होंने आते ही ऐसा नहीं करा कि भैया ख़त्म कर दो इंडस्ट्रीज़, कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं चलेंगे यहाँ पे, कोई हैंडीक्राफ्ट का काम नहीं रहेगा ना. उन्होंने यहाँ पे करी षड्यंत्र रचा, चालाकी चली उन्होंने यहाँ पे. उन्होंने क्या करा, हमारे यहाँ से वेल्थ ऑफ रॉ मटेरियल दैट इज़ प्राइमरी गुड्स के एक्सपोर्ट को, प्राइमरी गुड्स को उन्होंने एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट करा. ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल हमारे यहाँ से अपनी कंट्रीज़ में ले जाने लगे और बाहर से फिनिश्ड गुड्स हमारी कंट्री में ला के बेचने लगे. अब क्या हुआ, हमारे इंडियन मार्केट का जो पोटेंशियल था वो क्या हो गया, यहाँ पर कम हो चुका था. हमारी इंडियन मार्केट जो थी पूरी की पूरी, अब हमारी इंडियन मार्केट जो थी उसमें ब्रिटिशर्स ने अपना प्रोडक्ट ला के यहाँ पे बेचना चालू कर दिया. अब ऑब्वियसली हमें पता है कि भैया मशीन मेड प्रोडक्ट्स जो थे वो ज़्यादा सस्ते होते हैं एज़ कम्पेयर टू हैंडमेड प्रोडक्ट्स का. ठीक है. ऊपर से रॉ मटेरियल भी अवेलेबल नहीं था प्रॉपर क्वांटिटी में, कहीं ना कहीं दिक्कत आनी स्टार्ट हुई. इन्होंने क्या करा, हमारी रॉ मटेरियल की वेल्थ को एक्सप्लॉइट करा. इन्होंने हमारी इंडियन पोटेंशियल मार्केट को एक्सप्लॉइट करा अपने इंडस्ट्रियल गुड्स को लेकर आने के साथ साथ. अब जिसका रिजल्ट हमने क्या देखा कि हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज ख़त्म हो चुकी थी. जब रहा ही नहीं ना, जब आपने इंडस्ट्री मशीन में प्रोडक्ट्स लाके खड़े कर दिए तो कौन हैंडीक्राफ्ट्स के प्रोडक्ट खरीदेगा. हम कितना पहनते हैं हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, हम भी तो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स यूज़ ना करके हम लोग मशीन मेड प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं ना. तो इन द सेम मैनर उन्होंने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को ख़त्म करना स्टार्ट करा, जिसकी वजह से अच्छी खासी अनएम्प्लॉयमेंट अराइज हो चुकी थी हमारी कंट्री में. और ये जो अनएम्प्लॉयड लोग थे ना, ये एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट होने लगे. तो एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा बर्डन हो चुका था, मतलब नंबर ऑफ़ पीपल वर मोर एज़ कम्पेयर टू द रिक्वायरमेंट. ठीक है. नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये जो इंडियन मार्केट के अंदर ये जो ब्रिटिश गुड्स थे ये सीधा सीधा घुस चुके थे, एंटर हो चुके थे यहाँ पे कि हम ही हम हैं, अब हम बनाएंगे इंडियन मार्केट के अंदर अपनी मार्केट, हम बेचेंगे यहाँ पे अपना प्रोडक्ट. ठीक है. तो ये इन्होंने इस तरीके से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करा हमारी कंट्री में आकर. अब हम देखें मेन क्या क्या रीजंस रहे. दैट्स फर्स्ट थिंग, सबसे पहले उन्होंने करा यहाँ से हैंडीक्राफ्ट सिस्टम को रफा दफा ख़त्म करना शुरू करा. वही मैंने आपको बताया कि जैसे कैसे करके हमारा इंडिया जो था वर्ल्ड वाइड फेमस था पूरा का पूरा यहाँ पर हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़. ठीक है. बट जब ये लोग आए तो इन्होंने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के लिए ख़त्म करने की कोशिश करी, जिसके लिए इन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज़ लेकर आए. डिस्क्रिमिनेटरी मतलब डिफरेंसेस लेकर आए. कैसे डिफरेंसेस लेकर आए, टैरिफ यहाँ से फ्री एक्सपोर्ट, मतलब जब यहाँ से रॉ मटेरियल जा रहा है तो फ्री जा रहा है, जब वहाँ से ब्रिटिश फिनिश गुड्स आ रहे हैं तो फ्री आ रहे हैं. बट यही अगर हमारा कोई प्रोडक्ट वहाँ पे जाएगा, इंडियन हैंडीक्राफ्ट वहाँ पे जाएगा, तो उसको देने पड़ेंगे वहाँ पे हैवी टैक्सेस. पहला भेदभाव इन्होंने यहाँ पर करना शुरू कर दिया. अब जिसकी वजह से क्या रहा, ब्रिटिश गुड्स इंडियन मार्केट में तो बड़े आराम से आ रहे थे, राजा महाराजा बन के. बट जो हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट था डोमेस्टिकली तो उसकी डिमांड ख़त्म हो ही गई थी, साथ ही साथ में ब्रिटिशर्स के यहाँ भी नहीं थी. तो इस वजह से हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट थी, हमारे जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर था, वो पूरा का पूरा अपनी इंपॉर्टेंस खो चुका. नेक्स्ट टॉपिक में हमने यहाँ पे क्या देखा, एडवर्स इफेक्ट ऑन द डिक्लाइन. अब जब हमारा हैंडीक्राफ्ट सेक्टर डिक्लाइन हो चुका था तो इसका क्या इफेक्ट रहा.
वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, क्योंकि पहले ना घर घर में लोग जो थे वीविंग हैंडीक्राफ्ट्स का काम करते थे, कुछ पोर्ट्री आइटम्स बनाने, कुछ भी सब काम करता रहता था। बट अब सारे लोग बेरोजगार हो गए, कोई इनका प्रोडक्ट ही नहीं खरीद रहा है, तो क्या करेंगे वो, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने की वजह से क्या हुआ, बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, जिसकी वजह से बहुत सारा बर्डन क्या रहा, एग्रीकल्चर सेक्टर पे शिफ्ट हो चुका था। साथ ही साथ में हमारे यहाँ पर फिनिश गुड्स का इम्पोर्ट होने लगा, हमारे यहाँ पे फिनिश गुड्स एंटर होने लगे मार्केट में, ठीक है। अब इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स की कोई भी दूर दूर तक जगह नहीं थी यहाँ। नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या देखा, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। कैपिटल गुड्स भी हमारे पास यहाँ पर अच्छे खासे नहीं थे, जैसे हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि हमारे इंडिया में कैपिटल मतलब हैवी मशीनरीज बनाने वाली कोई इंडस्ट्री ही नहीं थी, और अगर एक आधी थी तो वो सरकार के हाथ में थी यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कभी भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी कि वो हमारी इन इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करें। अगर वो प्रमोट करते तो इंडिया में ही नहीं खुल जाती इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे, तो उन्होंने बिल्कुल भी यहाँ पर इस चीज़ पे जो था ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से इंडिया जो था वो डिपेंड हो चुका था ब्रिटिशर्स पे कि भैया वहीं से कोई टेक्निक आएगी, वहीं से कोई प्रोडक्ट आएगा और हम तभी अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे, ठीक है। अब कंट्रीब्यूशन जो था इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर का जीडीपी के प्रति वो बहुत कम था। क्यों था, क्योंकि जब हमारे पास हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज़ ही नहीं है, जब कोई प्रोडक्शन ही नहीं हो रही है, तो कहाँ से लाएंगे प्रोडक्ट, कहाँ बेचेंगे, क्या बनाएंगे, कुछ नहीं था हमारे पास यहाँ पे। फिर पब्लिक सेक्टर का भी बहुत लिमिटेड रोल प्ले रहा, क्योंकि अभी इंडिया हमारा आज़ाद हुआ ही था और हमारी पब्लिक इन्वेस्टमेंट बहुत कम रही थी यहाँ पर, और इंडिया कहीं ना कहीं अपना इतना अच्छा इंडस्ट्रियल बेस नहीं बना पाया था ब्रिटिशर्स के अंडर, तो जिसकी वजह से पब्लिक सेक्टर जो था सिर्फ और सिर्फ रेलवेज, पावर जनरेशन मतलब बिजली बनाना, कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, यहीं तक ही सीमित रह चुका था हमारे पास यहाँ पे। तो ये देखिए हमने कुछ पॉइंट्स जिसकी वजह से हमने देखा कि भैया किस तरीके से हमारा इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर भी अच्छे से डेवलप नहीं हो पा रहा था। नाउ लेट अस हैव अ लुक ऑन द फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड हमारे पास यहाँ पे क्या होता था। अब भैया आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा इंडिया जो था वो बन चुका था एक एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल खूब भयंकर जाता था, बहुत सारी क्वांटिटी में जाता था, और उसी क्वांटिटी में हमारे पास यहाँ पे फिनिश गुड्स हमारे यहाँ पर आया करता था। तो बोला यहाँ पे क्या, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। हमारा इंडिया जो था वो क्या बन चुका था, ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी टैरिफ पॉलिसीज़ लगाई, और वो टैरिफ पॉलिसी सारी की सारी डिस्क्रिमिनेटरी और एक्सप्लॉयटिव थी, हमें एक्सप्लॉयट करने वाली थी यहाँ पर। तो इंडिया जो था वो एक्सपोर्टर बन चुका था रॉ मटेरियल का, यहाँ से प्रोडक्ट भेज रहा है बाहर, कॉटन भेज रहा है, जूट भेज रहा है, शुगर केन भेज रहा है, इंडिगो भेज रहा है, शायद शुगर केन आएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें वहाँ पर भेज रहा था, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ, बाहर से प्रोडक्ट, हमारा रॉ मटेरियल बाहर गया और वो हमें इन्हीं का फिनिश्ड गुड्स बना के हमें यहाँ पर बेचना शुरू कर चुके थे। कॉटन गुड्स, वुलन गुड्स, क्लोथ्स पहन बेच रहे हैं हमें यहाँ पे, तो ये सब काम इन्होंने करा। तो हम लोग बेचारे सिर्फ एक्सपोर्टर बन के रह गए थे रॉ मटेरियल का। नेक्स्ट, मोनोपोली कंट्रोल ऑन फॉरेन ट्रेड। फॉरेन कंट्रीज़ के साथ जितना ट्रेड होना है उसमें किसका रोल रहेगा, ब्रिटिश सरकार का। कान ऐसे पकड़ो कि ऐसे पकड़ो, कान तो उन्होंने हमारे ही पकड़ने थे। अब क्या हुआ यहाँ पे, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो रहा उस पर पूरा का पूरा किसका कंट्रोल था, ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था। 50% से ज़्यादा, मोर देन 50% इंडिया फॉरेन ट्रेड जो था वो किसके था, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ग्रेट ब्रिटेन में जाता था, और बचा हुआ जो 50% हुआ करता था वो हमारे पास क्या होता था, श्रीलंका, ईरान, ऐसी जगहों पे जाया करता था बाय द रूट ऑफ स्क्वीज़ कैनाल। और स्क्वीज़ कैनाल जो बना था हमारे पास ये 1869 में बना था। ये एक आर्टिफिशियल हमारे पास कैनाल रूट बना था, जिसके थ्रू वो क्या करते थे, डायरेक्टली हमारे इंडिया में प्रोडक्ट बेचने के लिए, मतलब उन्होंने पूरा समुद्री रास्ता बनाया कि वो ब्रिटेन से लेके यहाँ तक का एक सीधा का सीधा रास्ता डेवलप हो चुका था कि प्रोडक्ट यहाँ मार्केट में बेचेंगे लाकर शिप्स के थ्रू। नेक्स्ट आता है सरप्लस ट्रेड। बहुत बढ़िया ट्रेड हो रहा था, मज़ा आ रहा था ट्रेड करके, बट हमें कोई बेनिफिट ना था। बेनिफिट किसको था, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स को बेनिफिट रहा यहाँ पर। कैसे रहा, क्योंकि ह्यूज एक्सपोर्ट जो रहा वो किसका था, सरप्लस हो रहा था, ह्यूज एक्सपोर्ट हो रहा था हमारे पास यहाँ पर, जिसकी वजह से हमारा एक्सेस एक्सपोर्ट हो रहा था, प्रोडक्ट अच्छा खासा एक्सपोर्ट हो रहे थे। बट जो पेमेंट होती थी, जो एक्सपेंसेस होते थे वो क्या होते थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स को
भाई ब्रिटिश सरकार ने जितने भी अपने अलग अलग ऑफिस बनाए, चैम्बर्स बनाए, उनको सेटअप करने में उनका खर्चा पानी पूरा होता था, क्योंकि जो पैसा आएगा कहाँ खर्च होना है, कैसे खर्च होना है, उस पर पूरा का पूरा डिसीजन किसका होता था, हमारे ब्रिटिश सरकार का रहता था हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो अब उन एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए कभी वॉर के एक्सपेंसेस पूरे कर रहे हैं, कभी अपना कोई नया पैलेस बना रहे हैं, कभी अपने कोई ऑफिसेज बना रहे हैं, कभी कोई इनविजिबल आइटम्स का इम्पोर्ट हो रहा है यहाँ पे, तो उन सब चीज़ों का खर्चा कहाँ से निकलता था, इस फॉरेन ट्रेड से ही निकलता था। तो भैया ये सिर्फ 3 पॉइंट से फॉरेन ट्रेड की कि किस तरीके से हमारा फॉरेन ट्रेड भी उस टाइम पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। नेक्स्ट लेट अस हैव अ लुक ऑन द डेमोग्राफिक प्रोफाइल। लास्ट टॉपिक कवर करेंगे हम लोग आज का, उसके बाद आपका होमवर्क रहेगा कि आपको ये सारे टॉपिक्स अपने बुक में से रीड करने हैं, कहीं डाउट होगा तो यू हैव टू आस्क, और ये नोट्स भी समझते समझते कॉपी डाउन करते रहना, स्क्रीनशॉट लेके रख लोगे तो फ़ोन में ही रह जाएंगे आपके। नेक्स्ट इज बर्थ रेट। डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या होता है कि भैया हमारी जो पॉपुलेशन है वो कैसी थी, पढ़ी लिखी थी, अनपढ़ थी, हेल्दी थी, अनहेल्दी थी, कैसी थी यहाँ पर, वो हमने यहाँ पर डिस्कस करना। तो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज बर्थ रेट एंड द डेथ रेट। उस टाइम पे हमारे पास बर्थ रेट जो था वो 40 था और डेथ रेट जो था 48 था, मतलब 1000 लोग में से 40 बच्चे पैदा हो रहे हैं और 48 बच्चे मर रहे हैं। सो विच वॉज कंसिडर कि हमारे यहाँ पर जो था इतना अच्छा इसका स्ट्रक्चर नहीं था। अब जब बर्थ रेट और डेथ रेट इतना ज़्यादा हाई बर्थ रेट और डेथ रेट है तो ये हमें शो कर रहा है कि हमारे यहाँ पे अच्छी खासी पॉवर्टी थी, क्योंकि लोग हमारे वहाँ पे या तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं था या लोग हमारे वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाते थे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास हमारा इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। 1 ईयर से नीचे तक का जो बच्चा होता है, 1 दिन का पैदा हुआ बच्चा, 1 ईयर से नीचे तक का जो बच्चा होता है वो एक इन्फेंट कहलाता है। अब इन्फेंट मोर्टालिटी रेट हमारे पास यहाँ पे क्या रहता है, डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 ईयर। 1 साल से नीचे का बच्चा जिस बेचारे की डेथ हो जाती थी वो IMR वहाँ पे काउंट होता था। उस टाइम पे हमारे पास 218, यू कैन सी द ह्यूज नंबर इज दिस। अगर 1000 बच्चे पैदा हो तो उसमें 218 बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाते थे, बट आज के टाइम पे जो है वो क्या है, 33 रह चुका है। मतलब क्योंकि बच्चे को पैदा होते ही कभी पीलिया हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। आज की गवर्नमेंट इतनी अवेयर है कि बच्चों को पैदा होते ही बहुत सारी वैक्सीनेशंस मिलती हैं यहाँ पर। क्यों मिलती है, कि बच्चा हमारा अच्छे से सर्वाइव कर सके यहाँ पे। सो दिस इज़ व्हाट हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट अगर है तो हमें ये पता चल रहा है कि हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है या हमारे पास यहाँ पे पॉवर्टी है। तो सरकार ने उस पर स्टेप्स लिए आफ्टर द इंडिपेंडेंस धीरे धीरे करके कि कैसे इस इन्फेंट मोर्टालिटी रेट को भी इम्प्रूव किया जाए। द नेक्स्ट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। कहते हैं लोग पुराने ज़माने में तो लोग 100 साल जी जाते थे, तब जीते थे जब उनको कोई बीमारी नहीं लगी होती थी। बट एक बार अगर किसी को कोई बीमारी लग जाए तो नॉर्मल एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती थी वो सिर्फ 32 ईयर्स रहती थी, विच वॉज एक्सट्रीमली लो। बट आज के टाइम पे मेडिकल ने इतना एडवांसमेंट ले लिया, किसी को कैंसर तक भी हो गया तो उसका ट्रीटमेंट हमारे पास यहाँ पर है। तो आज का जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे 69 ईयर्स है। तो अगर हमारे पास लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है तो वो हमें यहाँ पे क्या शो करता है कि हमारा पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छी खासी हेल्थ, मतलब हमारे यहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा नहीं लगाया गया है। लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, हो रहा है कहीं दर्द तो होता रहे ना, हमें क्या करना है, नहीं थी लोगों को अवेयरनेस। एंड अगर अवेयरनेस थी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था, तो उनके पास इतने साधन नहीं थे कि पैसा लगाएं ना लगाएं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें वहाँ पे देखने को मिली। तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल में ये 3 पॉइंट्स पढ़े। द लास्ट पॉइंट इज लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट मतलब एक बंदा जो पढ़ना लिखना जानता हो, पढ़ सके, भैया इसमें क्या क्या लिखा और उस पर मैं साइन कर दूँ, ठीक है। तो लिटरेसी रेट जो था हमारे पास वहाँ पर उस टाइम बहुत 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 कम था। इट वॉज ओनली 16% लिटरेसी रेट, ठीक है। अब लिटरेसी रेट कम होने का मतलब क्या है, यहाँ पे दिखा रहा है सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। पैसा नहीं था कि बच्चों को स्कूल भेज सके। सोशल बैकवर्डनेस, क्या करेंगे, स्कूल जाके यहीं पे ही देख लेंगे, काम कर लेंगे, खेतों में काम कर लेंगे अपने। गर्ल्स को स्कूल ना भेजना, तो वो हमारे पास यहाँ पे क्या शो करता था, जेंडर बायसनेस। आज भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे फीमेल्स को स्कूल नहीं भेजा जाता हायर एजुकेशन के बाद। तो विच शोज़ की फीमेल लिटरेसी रेट जो था उस टाइम पे लेस देन 7% था। तो जो शो करता है कि भैया जेंडर बायसनेस वहाँ पे खूब बढ़िया तरीके से हो रखी थी। सो दीज ऑल आर द पॉइंट्स विच शोज द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, मतलब हमारा क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसा था जब हमारे इंडिया को मिली थी आज़ादी। बैकवर्ड थे हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ठीक है, तब थे। धीरे धीरे करके सरकार ने हमें अपलिफ्ट करा। और आपको पता होना चाहिए इस टाइम पे इंडिया GDP के अकॉर्डिंगली 4th रैंक पर स्टैंड हो चुका
है हमारा, मतलब हम लोग अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट हम लोग 4th रैंक पे आ चुके हैं। ठीक है गाइज, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज क्लास. Okay guys, that's all for today. So in the next video we will cover up the remaining chapter. Hopefully you like the content and are able to understand the things. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट देके जरूर मोटिवेट करना. थैंक यू गाइस.